साथियों, देश के हालात क्या हैं, देश में क्या चल रहा है, इसकी बिल्कुल चिंता किए हुए मोदी जी अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर के मोदी जी ने भाषण दिया और देश में डेमोक्रेसी है, कुछ ऐसी बातें कही। मणिपुर में क्या चल रहा है ये आप सब जानते हैं। नेशनल मीडिया खामोश है, या यूं कहें मुख्य धारा का मीडिया खामोश है, और उसकी खामोशी का कारण क्या है ये सब आप भली भांति जानते हैं। दूसरी ओर मोदी जब इंडिया वापस आए हैं, इंडिया वापस आते ही वो मेट्रो में सवार हो गए। मेट्रो में सवार होकर के लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा क्या कर रहे हैं इसका कोई भी अता पता नहीं। जबकि जब देश के अंदर आग लगी हो, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई हो, लाखों लोगों के घरों में आग लगी हो और हजारों लोग विस्थापित हो गए हों, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मेट्रो में आराम से घूम रहे हों, जबकि उनको कहां होना चाहिए ये आप सब जानते हैं। तीसरी बात यह है कि देश के अंदर पहले राहुल गांधी ट्रक में घूमे, उसके बाद मोदी जी मेट्रो में घूम रहे हैं। समझिए, इस कहानी को समझिए कि आखिर चल क्या रहा। अब यहां समझ लीजिए, चंद्रशेखर रावण जो बहुजनों का एक नेता है, कुछ समय में उसने बहुजन समाज की आवाज उठाई, उस पर गोली चलती, ना तो यूपी सरकार की ओर से कोई बयान आता है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई बयान आता है। देश के हालात क्या बन रहे हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हाईकोर्ट के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, अशोक बसोत्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अशोक सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए, उन्होंने कहा कि देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन मणिपुर के हालात क्या हैं? पहले मैं मणिपुर पर आऊंगा। आप कैसे देख रहे हैं कि मणिपुर के ये हालात आखिर बने क्यों? मणिपुर अचानक से आग में क्यों जलने लगा? ये कहानी क्या है? देखिए संसार जी, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में हमें जाना होगा, इसके इतिहास में जाना होगा। आरएसएस हमें पता है 1925 में बना। उससे पहले हिंदू महासभा हुआ करती थी और फिर आरएसएस बनने के साथ ये दोनों आगे बढ़े। मुसोलिनी जैसे फासिस्ट फोर्सेस के साथ, हिटलर जैसी फासिस्ट फोर्सेस के साथ इनके लिंक रहे हैं, तालमेल रहे हैं। मुंजे जी जो बहुत बड़े लीडर रहे हैं आरएसएस के, जो कि सेकंड हेड बनने वाले थे, नहीं बन पाए क्योंकि गोलवलकर जी को हेडगवार जी ने अगला हेड नियुक्त कर दिया। वो मुसोलिनी से भी मिले थे, हिटलर से भी मिले थे। तो ये एक फासिस्ट फोर्स जो है इस देश में अजीब से कमाल कर रही है। मणिपुर में 3 सेक्ट हैं, ट्राइबल सेक्ट, ओरिजिनल थे वो। अगर आप शेड्यूल 5th कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें तो वो पूरा एरिया ही शेड्यूल ट्राइब एरिया है। 3 सेक्ट्स में मेन मुख्य सेक्ट वहां पे मैत्य है, जिसकी जनसंख्या करीब 53% है, 53%। उसके अलावा वहां पर नागा और कुकीज हैं। जब भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप की शुरुआत हो चुकी थी तो आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों ने खास करके ये सोचा कि इन ट्राइबल एरियाज के लोग तो खुद को हिंदू मानते नहीं, तो हमारी पॉलिटिक्स यहाँ कैसे चलेगी। और अरसा दराज वहां पर आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन वहां जाके बैठ गए और मणिपुर में उन्होंने जो मेजर सेक्ट था, ट्राइबल सेक्ट मेजर जो था, जिन्हें हम मैत्य कहते हैं, उनका हिंदुआइजेशन उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो प्रोसेस चलता रहा और अल्टीमेटली उनको वो हिंदू घोषित करने में सफल रहे। इसी तरह एक साजिश के तहत आरएसएस ने नागा और कुकीज में कुछ इस्लाम और कुछ क्रिश्चियनिटी का भी बीज बोया और अल्टीमेटली कन्फ्रंटेशन की स्थिति वहां पे बना दी। अब चूंकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम और हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, यही बेसिक फार्मूला आरएसएस का, हिंदुत्ववादी संगठनों का और भाजपा का है, तो वो फार्मूला माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की छत्रछाया में और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की छत्रछाया में और आरएसएस के हेड तो हमें पता ही है भागवत जी, उनकी छत्रछाया में वहां फल फूल रहा है। तो अब उनमें कन्फ्रंटेशन करवा दी गई है। उस कन्फ्रंटेशन में जो एक आग लगानी थी रिलीजन को बेस बना के, धर्म को बेस बना के, वो लगा दी गई है और वहां का जो आम नागरिक है, जनता है, वो इसमें झुलस रही है। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, हजारों ने घर छोड़ दिए और वहां पे लोग 100-150 से ज्यादा मर चुके हैं, हजारों की तादाद से वहां पलायन हो रहा है। और यही एक फंडा है जिससे भाजपा मणिपुर में पावर में आती है, क्योंकि 60 में से 40 सीटों पर मैत्य मेजॉरिटी में है।
तो मैत्रेय को अपने साथ लगाकर वहां पर ये परमानेंटली रूल करना चाहते हैं। दूसरा, वहां से जो एमपी जीतेंगे वो इनको केंद्र में सत्ता बनाने में काम करेंगे। तो ये रणनीति है। सवाल ये है कि मैत्रेयों को अगर हिंदू बनाया गया, उनका हिंदूकरण किया गया, तो बाकी दो को क्यों छोड़ दिया गया? उन सबको भी तो हिंदू बनाया जा सकता था और वो मेजॉरिटी में हो सकते थे वहां। संसार जी, हमें ये बात समझनी होगी, अगर सबको हिंदू बना देते तो लड़वाते किससे? अब लड़ाई किस बात की है? अब उन्हीं मैत्रेय हिंदुओं को ये कानूनी प्रक्रिया का मिसयूज करके ट्राइबल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे दो साजिशें हैं। पहली साजिश तो ये है कि उनको ट्राइबल बनाकर वहां की बाकी ट्राइबल जमीन पर खरीदो फरोख्त में उनका हिस्सा बनेगा, जिससे कि कुकी और नागा बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे और निस्तो नाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी इस साजिश का हिस्सा ये है कि अंबानी अडानी को पता है वहां पर खनिज पदार्थ बहुत कीमती वहां पे है, और ट्राइबल की जमीन आप एक इंच नहीं खरीद सकते। कुकी और नागा इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब मैत्रेय को ट्राइबल डिक्लेयर फिर से करवाना है, ओरिजिनली ट्राइबल ही थे, फिर से डिक्लेयर करवाना है। वो सारी जमीनें खरीदनी है, कुकी और नागा को दखल करना है, वहां से डिस्प्लेस करना है, और मैत्रेय को अपने साथ मिलाकर पूरा खनिज पदार्थ अंबानी अडानी के माध्यम से बेच देना है। उसका हिस्सा फिर भाजपा को भी मिलेगा, आरएसएस को भी मिलेगा, हिंदुत्ववादी संगठनों को मिलेगा, इनके घर परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। ये इसमें साजिश है। लेकिन इसमें एक सवाल और उठ रहा है कि देश में कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, हम पूरी तौर पर आरएसएस और भाजपा को दोषी करार दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस कहां पर है? देखिए, जब सत्ता में कोई भी पार्टी लंबे अरसे तक रहती है और मेजॉरिटी के साथ रहती है, तो वो इस तरह का कार्य करती है जिससे वो सत्ता में भी रहे और लूटपाट उसकी चलती रहे। कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज बेशक कांग्रेस कमजोर है तो वो जनता में जाके बात कर रही है। जनता का पुरजोर समर्थन कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई से रहा है और काफी अरसा रहा है। मगर जब कांग्रेस को ये लगने लगा कि अब हम सर्वोसर्वी हैं, जैसे आजकल भाजपा को लगता है, मोदी जी को लगता है, तो कांग्रेस भी कुछ इस तरह के कृत्य करती रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम पे भी पंजाब जलता रहा, कांग्रेस के टाइम पे जम्मू कश्मीर जलता रहा, कांग्रेस के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट जलता रहा। आपको नागा प्रॉब्लम का पता ही होगा, नागालैंड में क्या नहीं हुआ, लाल डेंगा की प्रॉब्लम आपको याद होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कांग्रेस भी चलाती रही। वही कांग्रेस का 150 एमपी अब भाजपा में है। तो ये आरएसएस का जो बेसिक कैडर है, ये चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, कम्युनिस्ट में हो, आप में हो, जहां भी जाएगा ये इसी तरह के कृत्य करेगा। तो सब इसी तरह करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ये आप कह रहे हैं कि दोनों की भूमिका सेम है। एक बड़ा रोचक सा ड्रामा जो है आजकल देश में चल रहा है। राहुल गांधी पहले देश में ट्रक ड्राइवरों के पास जाते हैं, उनके साथ ट्रक में ट्रैवल करते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं एक आम जनमानस हूँ। वो ट्रक ड्राइवरों के साथ जाकर के वो पल साझा करते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं और वो टीवी चैनल्स जो है वो चलाने लगे हैं, क्योंकि भारत का मीडिया जो है ये देखता है कि अब दिशा और दशा क्या होने वाली है और ये पलटी मारना शुरू कर देता है। राहुल गांधी अब ट्रक में थे तो प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। अब जैसे वो वापस आए, आज वो मेट्रो में लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की आज की जो स्थिति है, इसको अगर सही से समझना हो तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। राजीव गांधी जी जब मान्यवर कांशीराम जी की मूवमेंट की वजह से रोड पर आ गए, क्योंकि कांग्रेस का आधार जो है, बेसिक आधार जो है SC ST वोट था जी। और कांशीराम जी के आने के बाद वो वोट वहां से वोट बैंक निकल गया, बसपा में चला गया। तो एक बार राजीव गांधी जी ने मान्यवर कांशीराम जी से पूछा था कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे था तो मुझे रोड पे लाकर आपको क्या मिला। तो मान्यवर कांशीराम जी ने उनको जवाब दिया था कि मैं तो रोड मास्टर था ही, मैं चाहता था अब भी रोड मास्टर बने। मैं इस देश के लोकतंत्र को और जनता को मजबूत करना चाहता हूं। कांग्रेस चाहे धराशायी हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लोगों की सत्ता आनी चाहिए। या अगर कांग्रेस या किसी और की सत्ता आती भी है तो मजबूर होनी चाहिए, वो मजबूत नहीं होनी चाहिए। तो ये बैकग्राउंड है इसकी। अब क्योंकि कांग्रेस धराशायी होती 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 अल्टीमेटली कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो लोकतंत्र को मजबूत करती, SC ST OBC की बात करती, क्योंकि कांग्रेस ने OBC के साथ भी घात किया था, उसकी पीठ में शुरा घोंपा था। काका साहब कलेलकर कमीशन भी नहीं लागू किया, मंडल कमीशन भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया और OBC उससे टूट चुका था। तो एक चेतना जो है उनमें आ जानी चाहिए थी मान्यवर कांशीराम जी की बात के बाद कि OBC भी छिटक रहा है, SC ST भी छिन गया है, तो अब हम किससे राज करेंगे।
दूसरी तरफ भाजपा ने हिंदुत्व का और रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा ड्रामा जो देश में क्रिएट किया। अडवाणी जी रथ पे बैठे, मोदी जी उसके सारथी बने और हमारी सारी रिजर्वेशन को बर्बाद करने का उन्होंने जो सिलसिला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे किया, तभी मैं कहता हूं मोदी जी तो सारथी थे वहां ओबीसी की रिजर्वेशन खत्म करने में। और ओबीसी वाले ऐसे बेचारे भोले वाले हैं कि वो उनको आज अपना हीरो मानते हैं। तो वहां से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए था, नहीं लिया। चलते चलते अब 2023 में आते आते उनको ये बात समझ में आ गई है कि रोड मास्टर बनकर ही इस देश की सत्ता पे आया जा सकता है। और मुझे अब लगता है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ लोकतंत्र अब इसमें पनपा भी है। अब तो उनकी इलेक्शंस भी होने लगी और हमारे देश के जाने माने एक एससी लीडर जो बुद्धिस्ट भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो अब पूरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी अगर कांग्रेस को बनाना हो तो उन्हीं को बनाएंगे, क्योंकि अगर उनको नहीं बनाएंगे राहुल गांधी पे तो लोग दाव नहीं खेलेंगे। एससी एसटी ओबीसी उनको अपना नेता मान सकता है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की पैरवी पार्लियामेंट में दबाकर की थी। जब एक भाजपा के मंत्री ने कहा था कि बाबा साहब के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, वो तो देश छोड़ के नहीं गए, तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डंके की चोट पर कहा था कि बाबा साहब मूल निवासी बहुजन थे, वो हमारे इस देश के मूलतः रहने वाले थे, वो क्यों जाते देश छोड़कर? आप आर्य ब्राह्मण विदेशी यहां से बाहर निकलो, आप इस देश के नहीं हो, आपको जाना होगा, बाबा साहब क्यों जाएंगे? तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे का वो रोग, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अगर कांग्रेस इनको प्रोजेक्ट करेगी तो उनको फायदा होगा। अब रही बात वो ट्रकों में क्यों घूम रहे हैं, उन्होंने पदयात्रा भी की, वो ट्रकों में भी घूमेंगे, वो आपकी गली नुक्कड़ में भी आएंगे, आपके घर में भी आएंगे। उनको पता है जनता ही सपोर्ट करेगी तो हम सत्ता में आएंगे, और जनता के लिए अभी कांग्रेस को मेरा ख्याल काम करना भी पड़ेगा अगर सत्ता मिलती है। और मेरा ये मानना मजबूर ही रहे, बाकी एससी एसटी ओबीसी के लोग इनके समर्थन करें तो ही बने, अदरवाइज अपनी हमारी बने तो और भी बढ़िया। तो नहीं बने तो मजबूर सरकार बने, मजबूत कांग्रेस की भी बनेगी तो हमारा नुकसान करेंगे ये लोग। तो वो एक पहलू इसमें देखना पड़ेगा। इसका असर दूसरा भी हुआ, गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने अब ये बात कह दी है कि ट्रक वालों की परेशानी देख के मैंने फैसला किया कि इनके कैबिन एसी होंगे। अब रही बात मोदी जी की, अब मोदी जी को दो ही चीजें आती हैं, एक तो अपने पोस्टर बैनर फोटो और अपनी पब्लिसिटी करवाना, और दूसरा लोगों को गधा बनाना, बेवकूफ बनाना और वोट लूट के ले जाना। तो यही फार्मूला वो अमेरिका में भी कर रहे थे, वही पुराना राग। लेकिन मोदी जी वहां पर अंग्रेजी नहीं बोले, इंग्लिश में बात नहीं की। उन्होंने इंग्लिश में जो बोला उसमें पता चल गया उनकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। अब मैं तो नहीं कहता, वो केजरीवाल जी कहते हैं चौथी फेल है, मुझे तो चौथी का भी सर्टिफिकेट इनका दिखा नहीं, मुझे तो लगता है चौथी स्कूल भी गए कि नहीं मुझे लगता नहीं। तो इनके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं और वहां पर जाते ही खामोशी। सर टेलीप्रॉम्प्टर है, अंग्रेजी आती कहाँ है? वो इंटायर पॉलिटिक्स तो उनकी मिली नहीं आज तक, ना एमए की डिग्री मिली, ना ग्रेजुएशन की, ना 10वीं की, ना 12वीं की कोई डिप्लोमा है उनका, ना उसके पहले की कोई। अगर कांग्रेस सरकार में आती है, लगता है कि नरेंद्र मोदी जेल में होंगे? मुझे शक है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, अब नरेंद्र मोदी भी तो कहते थे कि वाड्रा भी जेल में होगा, वो भी जेल में होगा, वो भी जेल में होगा, लेकिन किसी को जेल में मोदी जी ने भेजा तो नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस भी अल्टीमेटली पावर में आके संतुष्ट हो जाएगी, और मोदी हो, शाह हो, भागवत हो, मुझे लगता नहीं इनके विरोध में कोई एक्शन वो ले पाएंगे। लेकिन एक और तो और मुझे नहीं लगता ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी कांग्रेस कोई एक्शन ले पाएगी, या और बड़े सारे लोग हैं, किसानों को रोंदने वाले भी हैं, मिश्रा जी। लगता नहीं है कि ये अब नरेंद्र मोदी जो है वो मेट्रो में पहुंच गए हैं, राहुल गांधी की ट्रक यात्रा करने के बाद ये मेट्रो में पहुंच गए हैं, तो क्या मोदी जी को ये लग रहा है कि अब हालात बदलने वाले हैं? नहीं, ऐसा हालात बदल चुके हैं, मोदी जी को पता है। देखिए आईबी की रिपोर्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाती है, इसकी इराक की भी आ जाती है, और बड़ी एजेंसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, वो हर दिन हर पल की खबर दे देती हैं। तो मोदी जी के पांव के तले की जमीन तो उसी दिन निकल गई जिस दिन उनको पता चला कि अब मेरा करिश्मा नहीं चलेगा, मेरा झूठ फाश हो चुका है, अब लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। और भागवत ने और उनकी जो मैगजीन निकलती है आरएसएस की, पंचतंत्र और ऑर्गेनाइजर, उसमें उन्होंने खुल के कह दिया है कि मोदी और हिंदुत्व अब सफिशिएंट नहीं है अगली इलेक्शंस जीतने के लिए। तो उनको पता है हिंदुत्व भी खत्म हो चुका है, मोदी भी खत्म हो चुका है। मुझे तो यहां तक लगता है कि अब लोगों को आरएसएस की क्योंकि असली चेहरा पता चल चुका है, अब तो आरएसएस भी नहीं चलेगी। आने वाले समय में इन सबका सर्वनाश तय है। लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग अब मोदी जी मरते मरते हाथ पांव तो मारेंगे, और हो सकता है अंदर खाते कहीं कांग्रेस के पांव भी पकड़ रहे हो कि यार आ जाओगे तो मेरा भी ख्याल रखना, मैंने आपके परिवार का तो रखा ही है। तो ये चोर चोर मुसेरे भाई हैं, मुझे कोई ज्यादा इनमें फर्क नहीं दिखता। बाकी मोदी जी बाहर जितना मर्जी शेर बने, वो 56 इंच जितना मर्जी दिखा लें, हम इनकी असलियत जानते हैं। चाइना ने इंडिया की हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन घेर रखी है,
तो लाल आंख करके दिखानी थी, अब लाल क्या दिखा रहे हैं वो अब कैमरा सब तरफ घूमे तो पता चलेगा कि आंख लाल है कि कुछ और ही लाल है, वो तो वक्त बताएगा। वो 56 इंच विंच सब इनका वो सब दुनिया जानती है। अब मोदी जी मेट्रो के बीच में क्या, मेट्रो के नीचे लेट भी जाए, मेट्रो ऊपर से भी निकल जाए, दुनिया को मेरा ख्याल है कोई असर होने वाला फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बारे में धड़ाधड़ चर्चा हो रही है और मोदी जी स्टार प्रचारक बने हुए हैं, उसके हर जगह पर चर्चा उसी की हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और जबकि मणिपुर की चर्चा होनी चाहिए थी, बेरोजगारी की चर्चा होनी चाहिए थी, देश के बिगड़े हुए हालात और अर्थव्यवस्था जिस तरीके से गिरी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मोदी सरकार पिछले 9 साल से केंद्र में, और जब मोदी जी गुजरात में थे वहां पर भी ये सिर्फ इश्यूज को डेविएट करते रहे हैं। जो इश्यूज है उनको नॉन इशू कर देना होता है, नॉन इशू को लेना, उसको उठा के आपके सामने उछालना है। यूसीसी हमारे संविधान में बाबा साहब ने इसका प्रावधान किया है, लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी, बाबा साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए और वोटों की राजनीति के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करें। अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो वो देश का मुद्दा है, सब देशवासियों का मुद्दा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का भी मुद्दा होगा तो सबका मुद्दा होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, जिन कंट्रीज के उदाहरण देके ये भाजपा और मोदी जी खास करके यूसीसी को उछाल रहे हैं, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, कनाडा की बात, और जिस कंट्रीज की डेमोक्रेटिक सेटअप्स की बात करते हैं, तो इनको एक चीज याद रखनी होगी, हमारे यहाँ मुस्लिम अगर कोई बात ना माने, वो कहे हमारे धर्म के विरोध में है, तो ये सारे अपने आप को राष्ट्रवादी डिक्लेयर करके और उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर करके मारने पीटने पे निकल आते हैं। सिखों के साथ भी जैसा ही किया जाता है, ट्राइबल हमारे एसटी जो भाई हैं उन पर भी सेम अत्याचार होता है, एससी को भी यही कह के मारा जाता है, और ओबीसी को बताया नहीं जाता, मगर पांव के जूते के नीचे रोंदने का कारण यही रहता है। लेकिन ये एक बात नहीं बताते किसी को, अमेरिका के कानून अगर आप स्टडी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, तो वहां पर कुछ ऐसे एथनिक ग्रुप हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहते, उनको पूरी प्रोटेक्शन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये हमें समझना होगा। वहां पे जैसे एक ग्रुप है, वो कहता है जी हम किसी और का ब्लड भी नहीं अपनी बॉडी में चढ़वाएंगे, चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दे रखी है। और अगर उनका कोई आदमी मर भी जाता है, कोई डॉक्टर किसी दूसरे उनके एथनिक ग्रुप का ब्लड चढ़ेगा, किसी और का ब्लड नहीं चढ़वाते। तो इतनी लिबर्टी है। आपने कई बार सुना होगा इंग्लैंड और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले कि कोई राष्ट्रीय गान नहीं गाना चाहता ना गाए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। कोई फलानी बात नहीं करना चाहता ना करे। अब हमारे यहाँ तो यहां तक आ गई बात, अब राष्ट्रीय गान को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय चिन्हों को छोड़ दीजिए, अब यहां तक बात आ गई कि अगर आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आपकी गर्दन काट देंगे। मॉब लिंचिंग में क्या हुआ? यही सब तो हुआ। तो फिर यूसीसी से क्या है? तो यूसीसी का जो मकसद है वो कुछ और है, और ये उसकी प्रोजेक्शन कुछ और कर रहे हैं। ये सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए और ध्रुवीकरण करके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये सब कर रहे हैं। यहां तक यूसीसी की बात है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पिछले 17 सालों में सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स, जैसे शाहबानो केस की जजमेंट आ चुकी है, बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं, और धीरे धीरे कंसेंसस बन रहा है। जैसे जैसे सोसाइटी मेच्योर होगी ये होगा। अगर आप तेजी से भी करना चाहते हैं तो लोगों को कॉन्फिडेंस पे लीजिए, डिस्कशन कीजिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, तो लोकतंत्र में लोगों की आवाज बन जाती है। जब बन जाती है तो कोई इससे पीछे नहीं हटेगा। कोई मुस्लिम भी ये नहीं चाहेगा आज की डेट में कि उनकी महिला के साथ कोई अत्याचार हो, कोई सिख भी नहीं चाहेगा, कोई क्रिश्चियन भी नहीं चाहेगा। रादर सिख तो अपनी महिलाओं को अपने धर्म ग्रंथों में ही सर्वोपरि रखते हैं, तो इनको तो पहले उनसे सीखना होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी को अगर होगी, मेरा ये मानना कि वो हिंदुओं को होगी, क्योंकि मैं तो पॉलीगैमी, और अगर आप महाभारत पढ़ें तो एक द्रौपदी के 5 पति भी थे, तो वो सारी परेशानी तो हिंदू धर्म में आने वाली है, जिसको जो बार बार बता रहे हैं उछाल करके मुसलमानों को आएगी, किसी मुस्लिम को भी आएगी, हिंदू को भी आएगी, सबको आएगी, मगर मैक्सिमम प्रॉब्लम अगर आएगी तो हिंदू या हिंदुत्ववादियों को आएगी। तो उसका हल सोचो पहले। तो यूसीसी के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, मगर उसका एक बैलेंस बनाना होगा, और जो एथनिक ग्रुप अपनी एथनिसिटी नहीं खोना चाहते उसको मेंटेन करना होगा। क्या करेंगे? अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहां पे मेल के तो राइट्स ही नहीं है, फीमेल घोड़ी पे चढ़ के जाती है शादी करने, और प्रॉपर्टी राइट्स सबसे छोटी फीमेल को सारे मिलते हैं, बाकियों को नहीं मिलते। तो उनकी एक एथनिसिटी है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी एक संस्कृति है। आप यूसीसी बना के उनके गले काट देंगे क्या? नहीं काट पाएंगे। तो वो जो लोकतंत्र में, संविधान में प्रोटेक्शन सबको मिल रखी है, उसको बचाते हुए कितना बैलेंस बना के क्या करना है वो हमें देखना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक रजनीश वर्सेस नेहा में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो 125 सीआरपीसी के हों या सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के हों या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हमारा है उसमें हो या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसमें हो, उनके लिए एक एफिडेविट देना पड़ेगा एसेट एंड लायबिलिटी का, मेल को भी फीमेल को भी। तो वो जो एक कमेटी गठित की गई थी उस एफिडेविट को रिकमेंड करने के लिए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग एफिडेविट दिया क्योंकि वहां महिलाओं के राइट्स पुरुषों से कहीं अधिक है, तो उनका एफिडेविट अलग बना और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और आर्टिकल 142 के तहत पूरी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट किया। अब उनका एफिडेविट अलग है, कुछ और राज्यों का अलग है, बाकी राज्यों का अलग है। तो ये समझना पड़ेगा, यूसीसी में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, हर एथनिक ग्रुप की आइडेंटिटी और सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए जो एक कॉमन कंसेंसस बनेगा वो यूसीसी बनेगा। अगर आप कहेंगे कि एक ही तलवार सबके गले काटती चली जाएगी तो वो मेरा ख्याल है लोकतंत्र का कत्ल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कत्ल होगा, मेरा ऐसा मानना है। मेरा आखिरी सवाल है, चंद्रशेखर रावण पर गोली चली, ना तो देश के प्रधानमंत्री कुछ बोले, जबकि बहुजन आइकन है इस वक्त चंद्रशेखर रावण, बहुजन समाज की बात करने वाला वो एक चेहरा है और युवा है, बड़ी जल्दी ग्रो किया है उसने, बहुजन राजनीति में बदलाव लाया है। मायावती जी की ओर से कुछ नहीं कहा गया, वो बहुजन पार्टी है, और ना ही यूपी के सीएम की ओर से कोई बयान आया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। देखिए, योगी आदित्यनाथ या अजय सिंह बिष्ट जो भी उनका नाम है, उनके बारे में लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई है कि वो बड़े इंसाफ पसंद हैं, बुलडोजर चला देंगे। हमें एक बात समझनी होगी, उनके सहजातीय लोग जब भी यूपी में कोई भी जुर्म क्राइम करेंगे तो पूरे का पूरा संविधान जो है धरे का धरा रह जाएगा, आईपीसी नहीं लगेगी, सीआरपीसी नहीं लगेगी, फिर मनुस्मृति लगेगी। और मनुस्मृति सीधा सीधा कहती है कि राजा जो है वो अपनी जाति सहजाती लोगों को सजा ना देना चाहे तो ना दे। आप देखिए, टैनी के बेटे ने जब किसानों को रोंदा, एफआईआर तक नहीं लग रही थी, और कई दिनों बाद जब कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद एफआईआर लगी, उसके बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, फिर कोर्ट की इंटरफेरेंस से अरेस्ट किया, तो अल्टीमेटली उन्हीं कोर्ट्स को मैनिपुलेट करके उसकी बेल भी हो गई। इतने घिनौने जुर्म में बेल हो गई। हाथरस का केस ले लीजिए, उस बच्ची का ना सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि उसको मार दिया गया। वो हमारे अजय सिंह विष्टुबर उर्फ योगी आदित्यनाथ जी के सहजाती थे। देख लीजिए, पहले एफआईआर लगने में 8 दिन लग गए, फिर एफआईआर लगी तो उसकी स्टेटमेंट लेने में टाइम लगा, फिर उसको सफदरजंग में पता नहीं मार दिया कि मर गई, फिर उसको जला भी दिया, उसके घर वालों को पता भी नहीं चलने दिया, और उसके बाद अल्टीमेटली वो सारे बरी होके घर आ गए। बरी हो गए, वो घर आ गए। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बरी हो चुके वो लोग। कुलदीप सिंह सेंगर इनके सहजाती भाई हैं, ना सिर्फ उस ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, माइनर बच्ची का, बल्कि पूरा खानदान खत्म कर दिया, खुलेआम घूम रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, पहलवानों ने क्या क्या आरोप लगाया, 1000 से ऊपर सेक्स स्कैंडल वो बता रहे हैं पहलवान। कितनी शर्मिंदगी की बात है, और वहां पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। तो ये नोशन जो आपने बना रखा है पूरी देश की जनता ने कि योगी आदित्यनाथ बड़े ईमानदार, सच्चे और लोकतंत्र के पहरेदार हैं, इसको आप पहले धराशायी कर लें। ये वही योगी आदित्यनाथ है जो मुस्लिमों के खिलाफ बेवजह आग उगलते हैं, जिन्होंने स्टेज से यहां तक कहा था कि उनकी महिलाओं को कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार करो। आपको पता है एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है ऐसा करने की। तो वो उस साइकोलॉजिकल डिजीज तक जा पहुंचे, वो मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। क्या समाज है हमारा, मुझे समझ में नहीं आता। तो अब चंद्रशेखर रावण बेचारे हमारे जैसे आम आदमी घर से निकले, अरेस्ट हो गए, लोगों ने पसंद किया, यूथ उनके साथ आया, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। अब मायावती जी उनको अपना प्रतिद्वंदी समझती होंगी, मुझे नहीं पता, शायद इसलिए उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा। मगर यहां तक बात है शासन, प्रशासन, न्यायपालिका की, तो शासन है भाजपा का, डबल इंजन की सरकार है, और प्रशासन भी उनका ही अपना है। आप देखिएगा 90% एसएसपी जो हैं वो आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं, जात के हैं, तो प्रशासन भी उनका ही है। अब न्यायपालिका में जज कौन है वो हमें पता ही, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो चंद्रशेखर एक टारगेट बन गया इनके लिए, क्योंकि उसने अपनी ओबीसी महिलाओं का साथ दिया। पहलवान महिलाएं सारी ओबीसी थी, तो ये जो सहजातीय भाई हैं इनके योगी आदित्यनाथ के, तो उनको बचाने का जो जिम्मा है वो योगी आदित्यनाथ पे आ गया। अब बुलडोजर कहां घुस गया, कोई बताए जरा मुझे। अब कहां गया वो
वो तड़ी वाला सिस्टम, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम रोम देंगे, हमारे यहाँ अत्याचार खत्म हो गया, कानून का राज है, वो सारी बातें कहाँ गई? जब सहजाती भाई नजर आता है तो मनुस्मृति याद आती है, लोकतंत्र भूल जाता है, आईपीसी सीआरपीसी भूल जाती है। तो इस देश में लोकतंत्र का, इस देश में कानून का कत्ल अगर कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ और माननीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ये सब यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। आज का मुद्दा था कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारियां क्या है और देश के प्रधानमंत्री आखिर कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी ट्रक में घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन में घूम रहे हैं। चंद्रशेखर रावण पर गोली चली है लेकिन किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही। मणिपुर जल के राख हो चुका है, लाखों लोगों के घर जल चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन उसका जिक्र करना नहीं चाहते। आखिर चाहते क्या है? आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही, हम दिखा सकें वो आपको खबरें जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।